Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today in this video we are going to explain second part of 9th chapter of class 10th supplementary reader Footprints Without Feet. Name of the chapter is Bholi and the name of the writer of this chapter is K.A. Abbas. तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट वीडियो में इसके देख लिया था कि किस तरह से भोली जो थी वो बचपन में जब उसकी एज केवल 10 मंथ थी तब वो खाट से गिर गई थी और वो भी सिर के बल गिर गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो ब्रेन था वो कुछ डैमेज हुआ था। तो डैमेज होने के कारण वो स्लो लर्नर और उसके बाद जब उसकी एज 2 इयर्स थी तब उसको चेचक हुआ था, बड़ी माता जिसको कहते हैं। चेचक निकलने के कारण वो डिसफिगर्ड हो गई थी। यद्यपि जन्म के टाइम वो बहुत सुंदर थी, उसका रंग भी बहुत गोरा था, लेकिन चेचक निकलने के बाद डिसफिगर्ड हो गई थी क्योंकि उसकी आइज़ को छोड़ करके बाकी सभी शरीर पर, उसके पूरे शरीर पर चेचक के धब्बे हो गए थे। 5 साल तक वो बोली नहीं थी और जब वो 5 साल बाद उसने बोलना शुरू किया तो वो स्टैमर्ड करती थी, हकलाती थी। अब चूँकि वो हकलाती थी, चूँकि वो डिसफिगर्ड थी, चूँकि वो जो है स्लो लर्नर थी, तो इसलिए वो बहुत कम बोलती थी और यही कारण था कि उसका नाम सुलेखा होने के बावजूद सब उसको भोली कहते थे। भोली का अर्थ होता है सादी, साधारण। तो साधारण लड़की को भोली कहा जाता है। उसका नाम भी भोली शायद इसीलिए पड़ा था। फिर आपने देखा कि किस तरह से जब गांव में स्कूल खुला तो चूँकि तहसीलदार ने उसके फादर रामलाल को, जो कि नंबरदार थे और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे उस गांव के, तो तहसीलदार ने उनके सामने रखा कि आप एग्जाम्पल सेट करें और सबसे पहले आप ही अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ने भेजें। यदि आप ही नहीं भेजेंगे तो दूसरे कोई क्यों भेजेगा। चूँकि उस टाइम स्टूडेंट्स क्या था, बच्चियों को पढ़ाना वो उनकी अवगुण की कैटेगरी में आता था। उसकी मदर ने कहा भी था, आपने पहली वीडियो में देखा होगा, कि यदि हम बच्चियों को पढ़ाएंगे तो फिर इनका ब्याह कौन करेगा। अब चूँकि उसको उम्मीद बहुत कम थी कि भोली की क्या शादी होगी, चूँकि वो डिसफिगर्ड भी है, स्लो लर्नर भी है, लैक ऑफ सेंस है और हकलाती है, तो उससे कौन शादी करेगा। इसलिए उसको उम्मीद नहीं थी। तो उसने अपने हस्बैंड को, रामलाल को, ये सजेस्ट किया था कि भोली को स्कूल भेज दो, हमारी सिर से एक समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसकी चिंता कौन करेगा, टीचर करेंगे। और दूसरा आपका वो भी हो जाएगा, तहसीलदार आपको ये भी नहीं कह पाएंगे कि आपने मेरे कहने के बाद भी अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा। तो इस प्रकार से भोली को स्कूल भेजा जाता है। फर्स्ट डे जब वो बच्चे हंसते हैं उसके स्टैमर्ड पर, जब टीचर उसका नाम पूछती है तो वो रोती है, लेकिन छुट्टी होने के बाद जब सब बच्चियाँ चली जाती हैं तो उस टाइम जो टीचर है वो उसको एनकरेज करती है, उसका नाम पूछती है, उसको ये विश्वास दिलाती है कि यदि तुम रोज़ स्कूल आओगे तो तुम्हें मैं सबसे ज़्यादा शिक्षित कर दूंगी गांव में, सब तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे और तुम यदि अपने मन से डर निकाल दोगी तो आपका हकलाना भी बंद हो जाएगा। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में देखते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेजी में। 9th चैप्टर का सेकंड पार्ट भोली, रिटन बाय K.A. अब्बास। क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 द ईयर्स पास्ड, इस प्रकार वर्षों बीतते चले गए। 7 साल की बच्ची थी जब उसका एडमिशन कराया था। टीचर ने उसको जिस तरह से उसको पुकारा था, उसने अपने जीवन में कभी इस तरह से नहीं सुना था कि किसी ने उसको इतने प्यार से बुलाया हो। तो रोज़ स्कूल जाती और वर्षों बीतते चले गए। क्या हुआ, द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। अब जो गाँव था वो एक छोटे कस्बे में बदल गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। अब वो छोटा जो स्कूल था वो हाई स्कूल बन चुका था। हाई स्कूल का मतलब स्टूडेंट्स जिसमें 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की जाती है। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, और एक टिन शेड के नीचे सिनेमा भी चलता था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक कपास की मिल भी वहाँ पर लग चुकी थी। तो देखिए कितना परिवर्तन आ चुका था कि जो उनका गांव था वो छोटे कस्बे में बदल चुका था। जो छोटा प्राइमरी स्कूल शुरू हुआ था वो हाई स्कूल में बदल चुका था। एक जो टिन शेड था, यानी टिन के छप्पर वाला कह सकते हैं हम, उसमें एक सिनेमा हॉल भी शुरू हो गया था और रुई पीनने की एक मिल भी वहाँ लग गई थी।
द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और जो डाक गाड़ी थी अब वो उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके गांव का डेवलपमेंट हो चुका था और वो गांव एक छोटे कस्बे में बदल चुका था। क्या हुआ? वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात्रि में, रात्रि भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ, बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? रात के खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ बिल्कुल आप स्वीकार कर लीजिए। भोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू ब्रिज रूम। क्या कहा कि भोली लक्की रहेगी, सौभाग्यशाली रहेगी इस तरह का दूल्हा पाकर। ब्रिज रूम माने होता है स्टूडेंट्स दूल्हा, और ब्राइड माने होती है दुल्हन। तो उसने कहा कि इस तरह का दूल्हा पा करके, जो बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार करने की बात चल रही थी, यानी बिशंबर को वर के रूप में पा करके, दूल्हे के रूप में पा करके, वो क्या होगी? लक्की रहेगी, सौभाग्यशाली रहेगी। क्योंकि कैसा था बिशंबर? बिशंबर था वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब होता है स्टूडेंट समृद्ध, प्रोस्पेरस, संपन्न। कैसा संपन्न दूल्हा पा करके भोली बहुत सौभाग्यशाली रहेगी। ए बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान है, हाउस ऑफ हिज ओन, एक अपना एक घर है। एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, के उसके बैंक में भी हजारों रुपए हैं। और क्या मोर ओवर, इसके अलावा ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, वो कोई दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। तो इससे 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 सौभाग्य की बात क्या होगी उसके लिए? भाई ऐसा समृद्ध वर पा करके भोली तो बड़ी सौभाग्यशाली रहेगी। एक बड़ी दुकान है, अपना घर है, बैंक बैलेंस है, और सबसे बड़ी बात वो डोरी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग। उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन वो जवान नहीं है। एंड नाउ ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और कहता है कि लगभग उसकी आयु, लगभग उसकी उम्र इतनी है जितनी कि मेरी। एंड ही आल्सो लिम्स, लिम्स माने होता है लड़खड़ाना, लंगड़ाना। इसके अलावा वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इसके अलावा जो पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी ग्रोन अप, यानी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या हुआ? पहली पत्नी दिसंबर की मर चुकी थी, उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, लेकिन वो प्रोस्पेरस था। प्रोस्पेरस क्या था? एक बड़ी दुकान थी, अपना घर था, और सबसे बड़ी बात क्या थी? बैंक बैलेंस था। इससे भी बड़ी बात क्या थी? कोई दहेज नहीं मांग रहा था। तो पत्नी एग्री होती है। अब रामलाल सारी बातें रख रहा है, देख लीजिए आप, विचार कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें, डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन पत्नी जो थी रामलाल की, वो इस बात को क्या कहती है? सो व्हाट डज इट मैटर, अरे इससे क्या हुआ? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए पहली पत्नी के, वो लंगड़ाता है, क्या हुआ इससे? और उसकी एज आपकी जितनी है, क्या हुआ? 45 और 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन। उसने कहा 45 या 50 साल उम्र किसी पुरुष के लिए वो ज़्यादा नहीं होती। वी आर लक्की, हम सौभाग्यशाली हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनोदर विलेज, कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, इसलिए वो चेचक के जो दाग हैं उसके बारे में नहीं जानता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी जो कम समझ है, उसमें जो स्लो लर्नर है या कम बुद्धि है, उसके बारे में भी नहीं जानता। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, यदि हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड, तो वो शायद अपने पूरे जीवन भर क्या रहेगी? कुंवारी बैठी रहेगी। कौन करेगा उससे शादी? यदि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते तो अपने पूरे जीवन वो अनमैरिड रहेगी, यानी कुंवारी रहेगी। तो इसलिए वो कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 45-50 साल उम्र पुरुष के लिए ज़्यादा नहीं होती। क्या कहता है? यस बट आई वंडर दैट भोली विल से, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि भोली क्या कहेगी। मुझे इस बात की चिंता है भोली क्या कहेगी। उसने कहा व्हाट विल दैट विटलेस वन से, तो उसकी पत्नी कहती है कि वह मूर्ख क्या कहेगी? विटलेस माने बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन क्या कहेगी? वो मूर्ख क्या कहेगी? शी इज लाइक ए डम्ब काऊ, वो तो एक गूंगी गाय जैसी है, उसकी आप शादी किससे कर रहे हो, उसे क्या समझ, वो क्या कहेगी बेचारी। मे बी यू आर राइट मुटल्ड रामलाल, रामलाल ने कहा शायद आप ठीक कह रही हो।
इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, लेकिन आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक, भोली जागती हुई लेटी हुई थी ऑन हर कोट, अपनी खाट पर, एंड लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और जो धीमी आवाज़ में उसके माता पिता जो बातचीत कर रहे थे उसको वो सारी बातों को सुन रही थी। बिशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रो, जो बिशंबरनाथ था वो एक संपन्न ग्रोसर था। ग्रोसर माने स्टूडेंट्स बनिया को कहते हैं, तो वो एक संपन्न बनिया था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वो एक बड़ी सी बारात लेकर के आया जिसमें उसके फ्रेंड्स थे, उसके रिलेटिव्स थे, यानी उसके रिश्तेदार थे और उसके दोस्त थे। तो बारात लेकर के आ गया, यानी भोली की शादी की तैयारी हो चुकी है। क्या हुआ? ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून, जो एक ब्रास बैंड था वो एक लोकप्रिय धुन बजा रहा था, पॉपुलर ट्यून, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन। वो प्रोसेसन माने होती है बारात, वो बारात के आगे एक फिल्मी गाने की लोकप्रिय धुन बजाता हुआ चल रहा था आगे आगे, विद द ब्रिग्रूम, दूल्हे के सामने, राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, जो एक सजे हुए घोड़े पर चढ़ा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत खुश था, टू सी द सच पंप एंड स्प्लेंडर, इस तरह की शानो शौकत देख करके, इस तरह की सजावट देख करके और इस तरह की चकाचौंध देख करके जो रामलाल था वो बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब किसी कोई बाप अपने बेटी की शादी करता है तो वो इस तरह की ड्रीम करता है। तो ही हैड नेवर ड्रीम, उसने सपने में भी नहीं सोचा था दैट हिज फोर्थ डॉटर, कि उसकी जो चौथी बेटी की शादी होगी, वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि इतनी शाही शादी, इतनी शानदार शादी उसकी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर, और जो भोली की बड़ी बहन थी, हु हैड कम फॉर द ओकेशन, जो उसकी शादी के अवसर पर आई थी, फॉर एनवियस ऑफ हर लक, वो एनवियस माने होता है चिढ़ रही थी, जल रही थी, ईर्ष्या कर रही थी, उसके भाग्य को देख करके ईर्ष्या कर रही थी। क्या हुआ? व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब वो ऑस्पिशियस मोमेंट का मतलब होता है शुभ मुहूर्त, पवित्र मुहूर्त, केम आया, द प्रीस्ट सेड, प्रीस्ट ने कहा, पंडित जी ने कहा, या हम कह सकते हैं पुजारी, पंडित जी कहेंगे, तो पंडित जी ने कहा ब्रिंग द ब्राइड, कि दुल्हन को ले आओ। अब क्या हुआ? भोली को लाया गया। अब भोली कैसी लग रही थी? भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने लाल रंग की दुल्हन की एक पोशाक पहनी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, और उसे पवित्र अग्नि के पास में, यानी जो सेक्रेड प्लेस, फायर क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हवन वगैरह होता है ना शादी के टाइम पर, उसको सेक्रेड फायर कहा गया। तो वो जो थी पवित्र अग्नि के नज़दीक दुल्हन के स्थान पर उसको बैठा दिया गया। क्या हुआ? गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रम्प्टेड बिशंबर, तो बिशंबर के एक फ्रेंड ने उसको कहा कि दुल्हन को माला पहनाइए। गार्लैंड माने माला, तो दुल्हन को माला पहनाइए। बिशंबरनाथ के एक मित्र ने कहा। द ब्रिज रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जो पीले गेंदे के फूलों की बनी हुई जो माला थी, दूल्हे ने उसको उठाया। जो मैरीगोल्ड होता है स्टूडेंट्स, वो किसको कहते हैं? गेंदे को। ए वोमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तो तभी क्या हुआ? जैसे ही उसने माला उठाई दूल्हे ने पीले गेंदे की, तभी क्या हुआ? एक औरत ने उसका दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट को पीछे को हटा दिया। स्लिप्ड माने पीछे हटा देना। क्या हुआ? बिशंबर टुक क्विक ग्लैंस, अब बिशंबर ने एकदम से उसके चेहरे को देखा, या हम कह सकते हैं बिशंबर ने चेहरे पर नजर डाली। द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन हिज हैंड्स, क्या हुआ? जो हार था, जो वरमाला थी, वो उसके हाथ में ही पोइज्ड माने अटकी रह गई। द ब्राइड स्लो पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और जो दुल्हन थी उसने धीरे से पुल डाउन माने नीचे सरका लिया, वेल माने घूंघट, ओवर हर फेस अपने चेहरे पर। तो वो एक महिला ने जो चेहरे से उसके घूंघट हटा दिया था, बिशंबर की नज़र उस पर पड़ गई थी।
उसकी जो वरमाला थी उसके हाथ में अटकी रह गई। लेकिन दुल्हन ने क्या किया था, धीरे से घूंघट अपने चेहरे पर नीचे खींच लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर के पास जो उसका मित्र खड़ा हुआ था, बिशंबर ने अपने बगल में अपने पास खड़े हुए मित्र से पूछा, क्या आपने उसे देखा? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग इधर। तो उसने कहा हाँ हो सकता है। तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग इधर, अरे तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मुझे उससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पिताजी मुझे 5000 रुपये यदि दे तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। अब स्टूडेंट समझिए, वो जो बिशंबर था जिसकी एज 45-50 साल थी, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी, जिसके बच्चे भी बड़े हो रखे थे, जो लंगड़ा भी था, अब वो शर्त रख रहा है कि यदि मुझे इस लड़की से शादी करनी हो जिसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, मैं तब कर सकता हूँ यदि मुझे 5000 रुपये इसके पिताजी दे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिम हिज टर्बन, रामलाल आगे बढ़ा एंड प्लेस हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी उसके सामने रख दी। हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, उसके बिशंबर के पैरों पर, उस अपना सम्मान, क्योंकि स्टूडेंट्स पगड़ी अपनी इज्जत मानी जाती है। लेकिन अब यदि वो बिना शादी किए वहाँ से चला जाता है तो भी रामलाल की इज्जत दांव पे लग जाती है। अब वो वहाँ से ना जाए, इसलिए रामलाल अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत उतार करके बिशंबर के पैरों में रख देता है और डू नॉट ह्यूमिलेट मी, और क्या कहता है कि मुझे अपमानित मत कीजिए। आई टेक 2000 रुपीज़, कि 2000 रुपये है मेरे पास, 5000 नहीं है, 2000 रुपये है मेरे पास, आप 2000 रुपये ले लीजिए, मुझे अपमानित मत कीजिए। इस तरह से मेरी बेटी को शादी के अवसर पर छोड़ कर मत जाइए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता था, यदि किसी लड़की को दूल्हा शादी के अवसर पर इस तरह से छोड़ करके बिना शादी किए चला जाता था तो वो भी बहुत डिसएडवांटेज होता था, बहुत ही अपशकुन माना जाता था। तो उस कह रहा कि अपमानित मत करिए, मुझे 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000 और भी गो बैक। उसने कहा ना 5000 चाहिए, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखिए। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, उसने कहा थोड़े से तो दया करिए, थोड़ा सा तो विचार करिए। इफ़ यू गो बैक, यदि आप वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन माई विलेज, तो मैं अपना मुंह गाँव में कभी नहीं दिखा पाऊंगा। क्योंकि वो क्या लगेगा, रामलाल को ऐसा महसूस होगा जैसे उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ, इसलिए वो कह रहा मैं गाँव वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। देन आउट विथ 5000, उसने कहा ठीक है, तो फिर 5000 रुपये निकालिए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हुआ? रामलाल वेंट इन, रामलाल रोता हुआ अंदर गया। ओपन द सेफ, सेफ खोली एंड काउंटेड आउट द नोट, सो नोट्स गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्रिज रूम फीट, और उसने नोटों का बंडल कहाँ रख दिया स्टूडेंट्स? दूल्हे के पैरों में रख दिया। अब यानी भोली की शादी के लिए, सुलेखा की शादी के लिए, बिशंबर की शर्त मानने के लिए भोली का फादर रामलाल तैयार हो जाता है और 5000 रुपये उसके पैरों में रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर ए ट्रायम्फ स्माइल, अब 5000 रुपये अपने पास रखे देखते ही उसके पास विजय की एक मुस्कान उसके चेहरे पर प्रकट होती है, खुश हो जाता है वो, जैसे कि उसकी शर्त को उसने मान लिया, तो एक विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर जाती है। कैसा फेस था उसका? ग्रीडी फेस, लालची। तो उसके बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजय की मुस्कान तैर जाती है। ही हैड गैम्बल एंड वोन, उसने जुआ खेला था और जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, उसने कहा लाओ लाओ भाई वरमाला दो मुझे। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड, और फिर से घूंघट स्लिप हुआ फ्रॉम द ब्राइड फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन अब की बार जब पहले उसका घूंघट जब पीछे खिसका था तो वो नीचे देख रही थी, शर्म आ रही थी, लेकिन अब की बार जो थी वो डाउन कास्ट, उसकी नज़र नीचे नहीं हुई। शी वाज लुकिंग अप, वो ऊपर को देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले दूल्हे की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में देयर वाज नीदर एंगर नोर हेट, उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, क्या था उसके चेहरे पर? केवल तिरस्कार के भाव थे। कंटेम्प्ट माने क्या होता है स्टूडेंट्स? तिरस्कार।
उसे ना तो अपने होने वाले पति पर गुस्सा आ रहा था, ना उसे अपने होने वाले पति से घृणा थी, केवल उसके मन में, उसके चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। विशंबर रेज द गार्लैंड, विशंबर ने वरमाला ऊपर उठाई, टू प्लेस इट राउंड द ब्रिड्स नेक, दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक लाइटनिंग, बिजली की तरह जो भोली के हाथ थे वो ऊपर उठे, एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो वो वरमाला थी वो कहाँ जा कर के पड़ी दो बच्चों? आग में। जो आग जल रही थी वहाँ हवन में, उस आग में जा कर के पड़ी। शी गोट अप, वो खड़ी हुई, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट उतार करके फेंक दिया। देखिए स्टूडेंट्स, आज के टाइम में आप जब इस तरह की घटनाएं अभी भी होती हैं, और इस तरह की घटना जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो बड़ी शाबाशी दी जाती है लड़कियों को कि जो दूल्हा था वो दहेज मांग रहा था और लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसको शादी करने से मना कर दिया। तो बड़ी प्रशंसा होती है लड़की की। लेकिन ये उस समय की बात है जिस समय यदि कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो अपने पहले पढ़ा ना पहले पैराग्राफ में कि उसका जो फादर है लड़की का, रामलाल, वो ये कह रहा है कि यदि तुम मेरी बेटी को बिना ब्याहे चले गए, बिना शादी किए चले गए, तो मैं गाँव में कहाँ मुँह दिखाऊँगा। लेकिन भोली ने जब वो माला उसके गले में डालना चाह रहा था तो उस माला को झटके के साथ, बिजली के से झटके के साथ अपने हाथों से झटका मार दिया। माला जो था, वरमाला कहाँ जा कर के पड़ी? आग में जा कर के पड़ी। उसने घूंघट उतार करके फेंक दिया। क्या कहा? पिताजी, सैड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, स्पष्ट और ऊंची आवाज में जोरदार तरीके से उसने कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर, सुनना शुरू कर दिया। हर स्पीक विदाउट एवन स्लाइटेस्ट स्टैमर, क्योंकि वो तो जरा सा भी हकलाहट के बिना बोल रही थी। वो तो सब ये जानते थे कि वो हकलाती है, स्लो लर्नर है, पागल है, सीधी है, गूंगी गाय की तरह है। लेकिन जब वो बोली तो सब आश्चर्यचकित हो गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, उसने कहा, पिताजी वापस ले लीजिए अपना धन। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी, अपना पैसा वापस उठा लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में दिखाया कि किस तरह से ये दुल्हन है और किस तरह से ये शादी का अवसर है और किस तरह से वो रिफ्यूज़ करती है कि अपना धन उठा लीजिए, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। क्या हुआ? रामलाल वाज थंडरस्ट्रक। अब देखिए स्टूडेंट्स, पिताजी के सामने वो बेटी किस तरह से बोल रही है, तो पिताजी क्या होगा? थंबस्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो मेहमान थे उन्होंने खुसर फुसर करना शुरू कर दिया था, कानाफूसी करना शुरू कर दिया था। द सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, उसने कहा, अरे बड़ी बेशर्म है, कितनी बदसूरत है। बदसूरत क्यों? चूँकि वो तो बदसूरत तो थी, डिसफिगर्ड थी। सो सेमलेस, सो अगली, कितनी बदसूरत है, एंड सो सेमलेस, और कितनी बेशर्म है। अरे कितनी बड़ी बेशर्म है। और कहते हैं जितनी बदसूरत है उतनी बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्ला के कहा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को कलंकित करना चाहती हो, अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, बोले अपनी इज्जत का तो कुछ ख्याल रखिए। किसने कहा? रामलाल ने। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने कहा, तुम्हारी इज्जत? आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए तो तैयार हुई थी भाई। मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, तैयार हो गई थी, तो किसके लिए? तुम्हारी इज्जत के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे, मीन माने होता है नीच, ग्रीडी माने होता है लालची। बच्चों देखिए, मीन माने नीच, ग्रीडी माने लालची, और कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल माने होता है घृणित, कोवार्ड माने होता है कायर। मैं तुम्हारी इज्जत के कारण इस लंगड़े बूढ़े आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मैं ऐसे नीच, लालची, घृणित
और कायर व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में, अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। विद ए शेमलेस गर्ल, व्हाट ए शेमलेस गर्ल, सॉरी, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ। हम सब क्या सोचते थे कि वो सीधी सादी गूंगी गाय है। हार्मलेस माने जो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, डम माने गूंगी, काउ माने गाय। हम सब ये सोचते थे कि सीधी सादी गूंगी गाय की तरह है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। जब वो कह रही थी तो भोली उन वृद्ध महिलाओं की तरफ मुड़ी, और वायलेंटली माने गुस्से से। यस आंटी, यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ। आप सब समझती थी कि मैं सीधी सादी एक भोली गाय की तरह हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। इसलिए आप मुझे इस ऐसे व्यक्ति को देना चाहती थी जो बिल्कुल हार्टलेस है, यानी निर्दयी प्राणी है। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमर्ड फूल, हकलाने वाली मूर्ख लड़की, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप कुछ और भी सुनना चाहते हैं? अब ये हकलाने वाली लड़की, मूर्ख लड़की आपके सामने साफ साफ बोल रही है, तो क्या आप कुछ और भी सुनना चाहते हैं? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। और जो विशंबरनाथ था, जो ग्रोसर, जो बनिया था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, बारात के साथ वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। और जो भ्रमित बाजे वाले थे, बैंड वाले थे, उन्होंने सोचा शायद संस्कार पूरा हो गया है, शायद शादी समापन हो गई है। तो शादी का संस्कार यानी फेरों का जो संस्कार था, उन्हें लगा कि पूरा हो गया। तो क्या हुआ? एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। क्लोजिंग सॉन्ग क्या होता है? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये क्लोजिंग सॉन्ग होता है, अक्सर हर शादी में ये बजता है। तो उन्होंने वो समापन गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड मोटेड टू द ग्राउंड। जो रामलाल था वो बुद्ध की तरह से खड़ा रहा। हिज हैंड बाउड, उसके जो हाथ थे, सॉरी, हिज हेड बाउड, उसका जो शीश था वो झुका हुआ था नीचे, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। दुख और शर्म के बोझ से उसका सिर नीचे झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि की ज्वाला थी वो भी धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गोन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोले, रामलाल भोले की तरफ मुड़ा एंड सेड, और कहा, बट वाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नो, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? देखिए एक पिता का दर्द, एक पिता कह रहा है कि बेटा अब तेरा क्या होगा, अब तुमसे कभी भी कोई शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे? क्योंकि बेटा स्टूडेंट्स क्या होता है, जो फादर होता है उसके लिए उसका बेटा चाहे एक बार अनमैरिड रह जाए, लेकिन उसकी बेटी यदि अनमैरिड रह जाती है तो उसको लगता है उसकी तपस्या पूरी नहीं हुई है। तो बेटी की शादी हर पिता करना चाहता है। उस टाइम कुछ और भी ये बड़ी बात मानी जाती थी, आज ऐसा नहीं है। तो उसने कहा अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? क्या हुआ? एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट यू कम एंड स्टडी। सुलेखा ने एक शांत, एंड स्टडी माने होता दृढ़, शांत और दृढ़ आवाज में कहा, डोंट यू वरी, कि आप चिंता मत करिए पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, एंड मदर आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न टू सो मच। इज नॉट दैट राइट मैम? क्या कहा उसने? पिताजी तुम्हारी वृद्धावस्था में, तुम्हारे बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, एंड मदर तुम्हारी, कि माँ और पिताजी आप चिंता ना करें, मैं बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना सारा सीखा है। जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है, जिस स्कूल में रह करके मैं अपने आत्मसम्मान को, अपने प्राइड को, अपने गौरव को बचा पाई हूँ, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। और फिर उसने पूछा, इज़ नॉट दैट राइट मैम, कि मैडम क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ?
चूँकि जो मैडम थी, देखिए स्टूडेंट्स, बीच के लंबे टाइम में मैडम आप डिसअपियर रही, लेकिन जब लास्ट सीन आता है इसका, तो लास्ट में फिर मैडम वही है, वो सुन रही है, देख रही है सारी बातें। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर। इस सब के दौरान अध्यापिका वहाँ खड़ी रही, वॉचिंग द ड्रामा, और सारे ड्रामे को देखती रही। यस भोली, ऑफ कोर्स, उसने कहा, हाँ भोली, बिल्कुल बिल्कुल। शी रिप्लाइड, उसने कहा, बिल्कुल तुम उसी स्कूल में पढ़ाओगी। एंड इन स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में गहरी संतुष्टि का भाव था। वो रोशनी थी, लाइट थी, दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसा कि कोई कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्प्टिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब कोई कलाकार अपनी अनुपम कलाकृति को बना करके उसको ध्यान से देखता है, जो संतुष्टि उसको प्राप्त होती है, वो संतुष्टि उस टाइम भोली को की टीचर को प्राप्त हो रही थी। उसको ये महसूस हो रहा था कि एक डम्ब काऊ को, हार्मलेस डम्ब काऊ को उसने एक ऐसे व्यक्तित्व में परिवर्तित कर दिया था, ऐसी पर्सनैलिटी में परिवर्तित कर दिया था, जो सही को सही और गलत को गलत कहना सीख गई थी, जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो अपने पेरेंट्स को ये कह रही है कि मैं तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी सेवा करूँगी, इसलिए मैं तुम पर बोझ नहीं, बल्कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एक साधारण सी लड़की और कितना बड़ा डिसीजन ले लेती है, और किस तरह से अपने प्राइड को बचाती है, किस तरह से अपनी डिग्निटी को बचाती है, और किस तरह से एक वृद्ध लालची लंगड़े दूल्हे को उसकी औकात दिखाती है, उसको बताती है कि सेल्फ रेस्पेक्ट क्या चीज़ होती है। तो ये थी स्टूडेंट्स भोली, जिसका नाम सुलेखा था वास्तव में। तो ये चैप्टर 9 था आपका। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यदि कोई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।